नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार सुधा अरोड़ा जी की लघु कथाएं सुरक्षा का पाठ और दूसरी कहानी है वर्चस्व। तो आइए सुनते हैं कहानी। राघव अपनी अमरीकी बीवी स्टेला और 2 बच्चों पॉल और जिनी के साथ भारत लौट रहा है। सुनकर मेरा कलेजा चौड़ा हो गया। आखिर अपना देश खींचता तो है ही। मेरा बेटा राघव तो अमेरिका जाने के बाद और भी भारतीय हो गया था। भारत में रहते चाहे उसने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों में भाग न लिया हो, पर विदेश जाते ही उसने अपनी कंपनी के भारतीय अधिकारियों को इकट्ठा कर वह इन दिनों के उपलक्ष्य में देश प्रेम के कुछ कार्यक्रम करने लगा था, जिसके लिए वह मुझसे फ़ोन पर देश प्रेम की कविताएं और राष्ट्र प्रेम के गीत पूछता और नोट करता। कार्यक्रम की शुरुआत का भाषण भी रोमन अक्षरों में देवनागरी लिखकर मैं ईमेल से उसे भेजती। यह अलग बात है कि मैं उसके लिए हिंदुस्तानी लड़की ढूंढ ही रही थी कि शादी उसने अपनी एक अमरीकी स्टेनो से कर ली और 7वें महीने ही एक बेटा भी हो गया। साल भर बाद जिनी भी, जो बस 4 महीने की ही थी, उसकी तस्वीरें देखी थी। बिल्कुल राघव की तरह गोरी चिट्टी गोल मटोल गब्दू सी। हमारा 4 बेडरूम का घर आबाद होने जा रहा था। एक कमरे में हम 2 प्राणी थे और बाकी 3 कमरे रोज की साफ सफाई के बाद मुंह लटकाए पड़े रहते। तीनों कमरों का चेहरा धो पोंछ कर अब चमका दिया गया था। एक कमरे में राघव के आदेश पर हमने बच्चे का झूला भी डलवा दिया था। राघव का परिवार एयरपोर्ट से घर लौटा तो जैसे घर में दिवाली मन रही थी। घर को देखकर राघव के चेहरे पर भी दर्प था, जैसे स्टेला से कह रहा हो, देखा मेरा घर। स्टेला पहली बार आ रही थी। राघव से नजरें मिलते ही बोली, ओह, यू हैव ए पैलेशियल हाउस। तुम्हारा घर तो महलों जैसा है। राघव ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरे कमरे की ओर इशारा किया, जहां हमने बच्चों के लिए दीवार पर मिकी माउस और डोनाल्ड डक के चित्र दीवारों पर लगा रखे थे। रात को जिनी को झूले में डाल और हमारे कमरे में लगे छोटे दीवान पर पॉल के सोने का बंदोबस्त कर वे अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। मैंने देखा तो कहा, इसे अकेले यहाँ? रात को भूख लगेगी तो? स्टेला ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी मॉम, उसे अपने समय से फीड कर दिया गया है। अब सुबह से पहले कुछ नहीं देना है। मैं राघव की ओर मुखातिब हुई, रात को रोई तो? राघव ने मुझे सख्त स्वर में कहा, माँ, आप अपने कमरे में जाकर सो रहो, और स्टेला के कंधे को बाहों से घेरकर बेडरूम में चला गया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। रात को जिनी की भीषण चीख पुकार से नींद खुलनी ही थी। बच्ची चिंघाड़ चिंघाड़ कर रो रही थी। पॉल मेरे कमरे में मजे से तकिया भींचे सो रहा था। मैं उठी और बच्ची को बाहों में ले आई। उसकी नैपी भीगी थी। उसे बदला, थोड़ी देर कंधे पर लगाकर पुचकारा, मुंह में चूसनी भी डाली, पर उसका रोना जारी रहा। फिर न जाने कैसे याद आया, राघव जब बच्चा था अपनी छाती पर उसे उल्टा लिटा देती थी। बस वह सारी रात मेरी छाती से चिपका सोया रहता था। जिनी पर भी वही नुस्खा कारगर सिद्ध हुआ। मेरी धड़कन में उस बच्ची की धड़कनें समा गईं और वह चुपचाप सो गई। थोड़ी देर बाद मैं जाकर उसे उसके झूले में डाल आई। 3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। रात को वह सप्तम सुर में चीखती। मैं उसे उठाती और कुछ देर बाद वह मेरे सीने पर उल्टे होकर सो जाती। लगता जैसे छोटा राघव लौट आया है। बीते दिनों में जीना इतना सुकून दे सकता है, कभी सोचा न था। चौथे दिन सुबह अचानक नींद खुली। देखा तो राघव और स्टेला गुड़िया सी जिनी को मेरे सीने पर से उठाकर चीख रहे थे। तभी हम सोच रहे थे कि आजकल जिनी के रात को रोने की आवाजें क्यों नहीं आती हैं। माँ, आपका जमाना गया। बच्चे को रोने देना बच्चे के फेफड़ों के लिए कितना जरूरी है आपको नहीं मालूम। डॉक्टर की सख्त हिदायत है कि वह अपने आप रो चिल्लाकर चुप होना
और सोना सीख जाएगी। आप क्यों उसकी आदतें खराब करने पर तुली हैं? मैंने उनके रूखे ऊंचे सुर को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा, आखिर तेरी ही बेटी है, तुझे भी तो ऐसे ही मेरे सीने पर उल्टे लेटकर नींद आती थी, याद नहीं? मैंने राघव को उसके 35 साल पहले के बचपन में लौटाने की एक फिजूल सी कोशिश की। माँ प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप बच्चों को 30 साल पहले के झूले में नहीं झुला सकती। उन्हें इंडिपेंडेंट होना बचपन से ही सीखना है। आप अपने तौर तरीके रीत रिवाज भूल जाइए। मैं चुप। याद आया अमेरिका में पॉल के जन्म के बाद हम लंबी ड्राइव पर नियाग्रा फॉल्स देखने जा रहे थे। गाड़ी में पॉल को पिछली सीट पर, उसकी बेबी सीट पर तमाम जिरह बख्तर से बांध दिया गया था। रास्ते में वह दाएं बाएं बेल्ट में कसा फंसा बुक्का फाड़कर रो दिया। मैंने जैसे ही उसे उसमें से निकालकर गोद में लेना चाहा, राघव ने कसकर डांट लगाई, अभी पुलिस पकड़कर अंदर कर देगी। चलती गाड़ी में बच्चे को गोद में उठाना मना है। मैं हाथ बांधे बैठी रही थी। नियाग्रा फॉल्स के आंखों को बेइंतहा ठंडक पहुंचाने वाले पानी के तेज तेज गिरने के शोर में भी मुझे पॉल के मुंह फाड़कर रोने का सुर ही सुनाई देता रहा। आज भी नियाग्रा फॉल्स की स्मृतियों में दोनों शोर गड्डमड्ड हो जाते हैं। अब जिनी रोती है तो सब सोते रहते हैं, पर मेरी नींद उखड़ जाती है। सोचती हूँ बस कुछ ही दिनों की बात है, राघव, स्टेला, पॉल और जिनी सब चले जाएंगे। तब तक मुझे सब्र करना है। जिनी के आधी रात के रोने को अपनी धड़कनों में नहीं बांधना है। उसे अभी से आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ते हुए देख रही हूँ और अंधेरे में और गहराते अंधेरे को पहचानने की कोशिश करती रहती हूँ। सचमुच कुछ समय बाद ऐसी चुप्पी छाती है कि वह सन्नाटा कानों को खलने लगता है। अभी आपने सुना सुधा अरोड़ा जी की लघु कथा सुरक्षा का पाठ। अब सुनिए सुधा अरोड़ा जी की दूसरी लघु कथा वर्चस्व। घर में कुतिया और कंप्यूटर एक साथ आए थे, इसलिए सबने लकदक भूरे रोएदार बिलौटे सी चमकती आंखों वाली कुतिया का नाम एक मत से फ्लॉपी रख दिया था। आज करवा चौथ का व्रत था और फ्लॉपी सो रही थी। अक्सर वह सुबह 5 बजे ही सविता को उठा देती है, पर आज उसने 6 बजे उठाया, जब सूरज की रोशनी आसमान में फैल चुकी थी। सरगी का वक्त निकल चुका था। हर साल की तरह इस बार भी सुबह सरगी खाने के लिए सविता की नींद नहीं टूटी थी। वैसे अक्सर उठ भी जाती थी तो सिर्फ एक प्याला चाय पी लेती थी। करवा चौथ का व्रत रखने वाली दूसरी सुहागनों की तरह पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए सारे दिन के निर्जला उपवास की तैयारी में सुबह सूरज उगने से पहले कमर कसकर पूरी सब्जी या भरवा पराठे का भरपेट नाश्ता उसके लिए असंभव था। इधर फ्लॉपी ने अपने अलसाए हुए भूरे रोओं को स्पेनिश नृत्य की लय में झटकार कर सुबह होने का ऐलान किया। उधर सविता ने खींच में अपना सिर झटक दिया। अब सारा दिन चाय की तलब सताएगी। चल फ्लॉपी आजा। दोनों सड़क पर थे। फ्लॉपी गले में पट्टा पहनने की आदी नहीं थी। दूसरे पालतू कुत्तों की तरह वह लीश में बंधी बंधी मालिक के पीछे पीछे दुम हिलाती नहीं चलती थी। उसके कदम आजाद थे और वह सविता के आगे आगे मनचाही राह पर इतराती हुई चलती थी। बीच बीच में सिर घुमाकर देख लेती कि सविता पीछे आ रही है या नहीं। यह गली, यह इलाका उसकी बपौती था। अपने क्षेत्र में किसी दूसरे कुत्ते का आना उसे बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि सड़क पर एक कौवा देखकर भी वह शेरनी की तरह दहाड़ती, हिरनी की तरह कुलांचे भरकर दौड़ती और कौवे को खदेड़ कर ही दम लेती। उसके बाद वह शान से सविता की ओर विजेता की मुस्कान फेंकती। फ्लॉपी ने सुबह का अपना क्रियाकलाप समाप्त किया तो सविता ने लौट चलने का सिग्नल दिया। फ्लॉपी ने आनाकानी की, फिर एहसान जताती सविता के ढीले कदमों से बेपरवाह फलांगती घर पहुंच गई। निर्जला व्रत शाम तक निढाल कर देता है, इसलिए सविता ने दोपहर 12 बजे ही रात का खाना भी तैयार कर ढांप ढोंप कर रख दिया। फ्लॉपी को भी आज शाकाहारी भोजन मिलेगा।
सविता ने चावल में सब्जियां उबालकर उसका खाना तैयार कर लिया। फ्लॉपी इठलाती हुई आई और दही पुलाव के सात्विक भोजन को सूं सूं कर सूंघती हुई अकड़ी हुई पूंछ के साथ कोप भवन में जाकर बैठ गई। सविता की 2 बेटियों की पंक्ति में यह तीसरी नकचढ़ी बेटी थी। नखरे मत कर, आज तुझे यही खाना मिलेगा। सविता ने उससे कहा, नहीं खाना? ठीक है, बैठी रह, जब भूख लगेगी ना अपने आप आएगी खाने। फ्लॉपी ने तिरछी नजर से सविता की ओर देखा और कैटरपिलर की तरह हाथ पैर समेटकर जमीन पर मुंह टिकाकर पसर गई। शाम को दोनों बेटियां स्कूल से लौट आईं। दोनों ने उसे पुचकारा, हाय स्वीटी पाई, व्हाई डिड नॉट यू ईट? छोटी ने खाना देखा तो नाक भौं सिकोड़े, ममा आप इसे घास फूस खाने को क्यों देते हो? हाउ कैन शी ईट दिस रॉटन फूड? फिर फ्लॉपी को गोद में लेकर पुचकारा, ओह माय डार्लिंग, यू आर सो हंग्री, व्हाट अ पिटी। अपने पापा के लौटते ही बेटियां शिकायत का पुलिंदा लेकर हाजिर हो गईं। पापा देखो ना, मॉम इज टॉर्चरिंग पुअर लिटिल सोल। सविता ने हंसकर कहा, आज फ्लॉपी ने भी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। व्हाट रबिश, यू कांट बी सो क्रूएल। बौखलाते हुए साहब मजबूत कदमों के साथ रसोई में दाखिल हुए। डीप फ्रीजर से फ्लॉफी का मनपसंद पोर्क मिंस्ड निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और गैस पर चढ़ा दिया। फ्लॉफी ने सविता को चिढ़ा चिढ़ाकर चटखारे ले लेकर खाना साफ किया और हमेशा की तरह सविता की साड़ी में मुंह रगड़कर पोंछ लिया। छोटी बेटी ने फ्लॉफी को शाबाशी दी, गुड गर्ल, दैट्स द पनिशमेंट। मम्मी की करवा चौथ स्पेशल लाल साड़ी खराब कर दी। बड़ी बेटी ने पापा की ओर से फरमाइश की, फ्लॉफी को तो पापा ने खिला दिया, अब आप पापा के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर दो प्लीज मम्मा, हमें भी भूख लगी है। सविता उठी और सूखते गले को थूक निगलकर तर करते हुए आलू के चिप्स तल दिए और सिर पकड़कर लेट गई। यह सर्गी में चाय न पीने की सजा थी। सूरज जब शाम को ऊब डूब हो रहा था, सविता ने सब लाल गुलाबी साड़ी वालियों के साथ वृत्ताकार बैठकर पूजा की। जब सब हाथ जोड़कर बैठी थी, फ्लॉफी ने धीरे से दायां पंजा बढ़ाकर पूजा की थाली का लाल कपड़ा सरकाया और कागजी बादाम के 2 दाने मुंह में सटक लिए। सविता सूखे गले से कुंकुआई तो छोटी बेटी फ्लॉफी को नवजात बच्चे की तरह दोनों बाहों में समेटकर भीतर ले गई। फ्लॉपी पर हैंडल विथ केयर का लेबल लगा था। कुछ भी कहना बेकार था। घर में फ्लॉपी के 7 खून माफ थे। इस बार पक्की चौथ थी। चांद देर से निकलने वाला था। मेज पर ढका हुआ खाना सबने गर्म किया, स्वाद ले लेकर खाया और खाते हुए चांद के न निकलने को लेकर परेशान होते रहे। आखिर चांद निकला। सविता ने जाली की ओट से चांद देखा, अर्घ दिया और हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे गौरजा माता, अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म न मिले तो पशु योनि में मुझे किसी पालतू घर की कुतिया बना देना, ताकि मैं करवा चौथ के दिन अपना जूठा मुंह किसी सुहागन की लाल साड़ी से पोंछ सकूं। दरवाजे पर बैठी फ्लॉपी ने अघाई नजरों से सविता की ओर देखा और जीभ बाहर निकालकर लार टपकाती हुई अधमुंदी आंखों से ऊँघने लगी। तो ये थी सुधा अरोड़ा जी की लघु कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।